सल्तनत काल के इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि लंबे समय तक अरब और तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में जो सल्तनत स्थापित हुई, जिसका केंद्र उत्तर भारत में दिल्ली को केंद्र बनाकर सल्तनत काल के अलग अलग राजवंशों ने लंबे समय तक, लगभग 350 वर्षों तक भारत में, लोधी शासकों के काल तक भारत में सल्तनत कालीन शासन रहा। परंतु समय समय पर मंगोलों और तुर्कों के आक्रमण के बाद सल्तनत काल की स्थितियां कमजोर रही और उन्हें भारत में बाह्य आक्रमणों से लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से भारत में स्वतंत्र राज्य संगठित हुए। कहने को दिल्ली सल्तनत का भारत में शासन था, परंतु बाह्य आक्रमणों के साथ संघर्ष करते हुए शासक भी, सुल्तान भी कमजोर हुए और वे लंबे समय तक पूरे भारत पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि बाह्य आक्रमणों का प्रभाव, मंगोलों और तैमूर के आक्रमणों का प्रभाव हम सल्तनत काल के मध्य के दौर में देखते हैं। उसके पीछे अन्य कारण भी थे। सुल्तानों के अयोग्य उत्तराधिकारी, आपसी संघर्ष, अमीरों के षड्यंत्र और क्षेत्रीय शक्तियों का शक्तिशाली होना और उनके द्वारा लगातार निरंतर सल्तनत काल को परेशान करना और उनके साथ सैनिक संघर्ष चलते रहना। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हुआ, क्योंकि तैमूर के आक्रमणों में की वजह से सुल्तानों को लंबे समय तक उनके साथ संघर्ष करना पड़ा, उनकी शक्ति को भारत में आने से रोकना पड़ा और सुल्तानों की अयोग्यता, उत्तराधिकार की नियम न होना, सुल्तानों के आपस में संघर्ष करना, दरबार में बढ़ती गुटबाजी, अमीरों के षड्यंत्र, ये अनेकों कारण थे जिनका लाभ उठाकर उत्तर व दक्षिणी भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उनमें उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख राज्य थे? जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, पूरा राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात और उड़ीसा के क्षेत्र स्वतंत्र हुए। उसी क्रम में दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य, ये प्रमुख जो राज्य थे, ये दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठा करके सल्तनत काल के मध्य के समय में ये स्वतंत्र हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य। उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो जौनपुर का है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359 में इसकी स्थापना की गई, जो तुगलककालीन शहर था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक अयोग्य शासक था। इसने जौनपुर में शर्की राजवंश की स्थापना की और जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। जौनपुर राज्य को शर्की राजवंश के जो प्रमुख शासक थे, जिनकी स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई, जौनपुर को केंद्र बनाकर, तुगलककालीन शहर था। शर्की राजवंश के शासकों में मलिक सरवर संस्थापक था
उसके बाद मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इब्राहिम शाह जो तीसरे नंबर पर था, चौथा महमूद शाह, पांचवा मोहम्मद शाह और हुसैन शाह जो अंतिम शर्की राजवंश का शासक था, और ये स्वतंत्र सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से। शर्की राजवंश के प्रारंभिक शासकों में प्रमुख 6 शासक हुए: मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मोहम्मद शाह और हुसैन शाह जो अंतिम था। और इसी के समय में जौनपुर राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। शर्की राजवंश के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान हुसैन शाह ने शर्की को लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया और जलाल खां को जौनपुर इब्राहिम लोदी के काल में मिला लिया गया। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो जौनपुर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने उसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के संघर्ष का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। वह घटनाक्रम जौनपुर के शासकों के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बंगाल, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। सल्तनत काल के समय में यह जो क्षेत्र था यह भी स्वतंत्र हुआ। 12वीं सदी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये 1100 से 1200 के मध्य का समय था। बलबन के समय में तुगरिल खां के बंगाल में विद्रोह करने पर बाद में बलबन ने उस विद्रोह को दबाया तथा अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का शासक नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को जीता एवं नसूरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ नियुक्त किया और सुल्तान की उपाधि धारण करने का अधिकार प्रदान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को पहली बार प्रशासनिक दृष्टिकोण से सल्तनत के नियंत्रण में रखने के लिए 3 भागों में विभाजित किया और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया और दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला सल्तनत काल में यह एक पहला प्रांत था। उसका मुख्य कारण था दिल्ली सल्तनत से इसकी दूरी। तुगलक शासकों के समय में दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला भी पहला था और सल्तनत काल में भी स्वतंत्र होने वाला यह पहला राज्य था जो सल्तनत काल के सुल्तानों के नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूरी पर स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला सका। उसका मुख्य कारण ये था कि उस क्षेत्र का वहाँ से काफ़ी दूरी पर होना। बंगाल 1340 ईस्वी से 1576 तक लगभग 200 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन न रहते हुए एक स्वतंत्र राज्य बना रहा तथा सन 1576 में मुगलों के समय में अकबर के सेनापतियों ने अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद शाह को पराजित कर मार डाला और अकबर के राज्य में बंगाल को शामिल कर लिया गया। अर्थात सल्तनत काल में स्वतंत्र होने वाला बंगाल जो प्रांत था वह मुगलों के समय तक स्वतंत्र राज्य रहा और अकबर के शासनकाल में इसे पुनः अपने अधीन या दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया गया। संस्कृत रामायण का बंगाल में अनुवाद कृत्तिवास ने किया।
एवं बंगाल रामायण की रचना की। इस ग्रंथ को बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है। बंगाल स्वतंत्र होने वाले राज्यों में महत्वपूर्ण था और यह लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के शासकों से के अधीन न रहते हुए स्वतंत्र राज्य बना रहा। अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया पहली बार। बाद में दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व तक दिल्ली से गुजरात में मुस्लिम सूबेदारों का नियुक्त होना जारी रहा। सन 1401 में अंतिम सूबेदार जफर खान ने औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दी एवं अपने पुत्र तातर खां को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की पदवी देकर सुल्तान के रूप में स्वतंत्र राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। सन 1407 ईस्वी में जफर खान ने अपने पुत्र सुल्तान मसरूर शाह को जहर दे दिया और सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बाद में उसके पुत्र अलप खान ने इसे जहर दे दिया और अहमद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अहमद शाह, जो गुजरात का राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और अहमद शाह ने ही अहमदाबाद नगर की स्थापना की और अहमद शाह ने प्रथम बार गुजरात में जजिया कर लगाया। इसके समय मिस्र विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने गुजरात की यात्रा की थी और अहमद शाह के द्वारा ही पहली बार भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। सुल्तान महमूद बेंगड़ा, यह अपने वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसके समय इटली के यात्री लुदोविको दी वार्थेमा ने गुजरात की यात्रा की थी। सुल्तान बहादुर शाह, इसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया एवं मालवा को गुजरात में मिला लिया। मुगल बादशाह हुमायूं ने इसे बुरी तरह पराजित किया एवं गुजरात के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहा, परंतु असफल रहा। बाद में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मालवा राज्य, अब हम बात करेंगे कि गुजरात के बाद स्वतंत्र होने वाला मालवा राज्य। मालवा के शासकों को परमार वंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारों की भांति अग्निकुंड से बताई जाती है, परंतु प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि परमार शासकों का उद्भव राष्ट्रकूटों के कुल से हुआ और परमार वंश की स्थापना उपेंद्र तथा अथवा कृष्णराज ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में की। इससे पहले परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे और वीर सिंह द्वितीय ने धार नगरी पर अधिकार किया। सियक द्वितीय ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मालवा के परमारों की वास्तविक शक्ति का विकास वाकपति मंजू ने किया। वाक्यपति मंजू ने उत्पल राज, अमोघ वर्ष, श्रीवल्लभ एवं पृथ्वीवल्लभ की उपाधि धारण की। भोज ने चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को पराजित किया और मंजू के हार का बदला लिया। बाद में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने धार पर आक्रमण किया और जयसिंह द्वितीय की हार का बदला लिया। भोज के बाद मालवा पर सोलंकियों ने अपना अधिकार किया और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अनेकों बार लूटा। होशंग शाह, इसने राजधानी धार से मांडू स्थापित की। यह गुजरात में लड़े गए युद्ध से में पराजित हुआ एवं बंदी बना लिया गया। बाद में गुजरात के शासकों के अनुग्रह से प्राप्त सत्ता पर वह 1432 तक बना रहा। होशंग शाह के बाद उसका पुत्र सुल्तान महमूद गोरी गद्दी पर बैठा, परंतु 1436 में इसके वजीर महमूद खां खिलजी ने महमूद गोरी को जहर दे दिया और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश, चित्तौड़ के राणा एवं महमूद खिलजी के मध्य युद्ध संभवतः यह अनिर्णायक युद्ध था। राणा ने इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। ठीक इसी प्रकार खिलजी ने भी विजय का दावा करते हुए मांडू में एक मीनार बनाई, जो बाद में गिरा दी गई या उसको समाप्त कर दिया गया। मालवा के शासक जो थे
महमूद खिलजी के बाद सुल्तान गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, परंतु उसके पुत्र नसीरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार दिया। नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ समय बाद वो मारा गया। नसीरुद्दीन के बाद खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मोहम्मद द्वितीय को पराजित कर मार डाला एवं 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। यह जो क्रम रहा ये उत्तर भारतीय राज्यों से संबंधित था। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कश्मीर राज्य, 14वीं शती के आरंभ में शाह मिर्जा अथवा मीर नामक मुसलमान ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया एवं एक मुस्लिम वंश की स्थापना की। सुल्तान सिकंदर, इसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ और तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया। सुल्तान जैनुल अबादीन, इसने लंबे समय तक कश्मीर पर शासन किया। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया एवं स्वयं मांसाहार नहीं करता था, संतों का आदर करता था, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया। इसके गुणों के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। मिर्जा हैदर दुग्दल, हुमायूं का रिश्तेदार, ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की एवं स्वतंत्र व्यवहारिक हुमायूं का सूबेदार बनकर राज्य करता रहा। कुछ वर्षों बाद कश्मीर पर चाक वंश ने अधिकार किया और बाद में चाक वंश को 1586 में अकबर ने नष्ट करते हुए उसे मुगलों के अधीन ला करके दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। अर्थात सल्तनत काल के शासकों की अगर हम स्थिति देखते हैं कि सल्तनत काल में तैमूर के आक्रमण के बाद क्रमशः जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, कश्मीर आदि जो क्षेत्र थे वे उत्तर भारत में स्वतंत्र हुए, जिनकी वजह से सल्तनत काल भारत में कमजोर हुआ और वे धीरे धीरे अलग तरह की स्थितियों में आ चुके थे, जिसका प्रभाव ये रहा कि भारत में तैमूर के आक्रमणों का जो प्रभाव रहा, उन प्रभावों की वजह से भारत में धीरे धीरे ये स्थितियां कमज़ोर हुई और इन तरीक़ों से भारत में शासन व्यवस्थाओं में कमजोरी आई और जिनकी वजह से भारत में अलग तरीके की शासन व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, जो मुख्य रूप से यह दर्शाने का प्रयास करती है कि विजयनगर ये स्थितियाँ जो बनी कि किस तरीके से उत्तर भारत में धीरे धीरे शासन स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र शासकों के द्वारा उत्तर भारत में किस तरीके से नवीन साम्राज्यों को स्थापित किया गया।